हेलो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। वीडियो के माध्यम से आपकी एजुकेशन आपके लिए एजुकेशन देने का प्रयास किया जा रहा है। उसको भली भांति से देखते रहिए, समझने का प्रयास करते रहिए। आज इस वीडियो में क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी, जो आज दूसरा वीडियो है बायोलॉजी का, ये पार्ट 2, जो कल जो है पार्ट 1 शुरुआत किया गया था क्लास 9 के लिए बायोलॉजी, जो पार्ट 2 आज है। आपको चैप्टर वाइज आप साइंस को पढ़ रहे हो, जहाँ पर चैप्टर 5 यानी सेल बायोलॉजी अर्थात साइटोलॉजी, हम साइंस का नाम दे रहा हूं कि बायोलॉजी के अंतर्गत सेल के बारे में आपको यहाँ बातें किया जाएगा। उस सेल के आधार पर इनको एक अलग साइंस के अंतर्गत रखा गया है, जिसको साइटोलॉजी बोला गया है या सेल बायोलॉजी बोला गया है। तो आपको इस लेसन के अंतर्गत फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अर्थात सेल के बारे में आपको बताया जा रहा है, क्योंकि जीवन की शुरुआत सेल है, यानी सेल में जो लिविंग होने की सारी घटनाएं निहित है वो एक सेल में, जिसकी वजह से जीव की उत्पत्ति होना शुरू हो गया है। यानी हम इसीलिए कहते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कहीं ना कहीं सेल की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं की वजह से। हाँ, तो आज पुनः फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें सेल के बारे में आप पढ़ोगे, क्योंकि सेल के अंदर एक अनोखी घटनाएं घटती है, यानी जीवन को चलाने की सारी सुविधाएं, सारे मटेरियल बना हुआ है, जिसकी वजह से आज जीवन है, यानी सेल की वजह से ही लाइफ है। सेल के अकॉर्डिंग जो लिविंग वर्ड है, यानी हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के आधार पर इनको व्याख्या किया जा सकता है। यूनिसेलुलर अर्थात एक सेल वाले जीव, अमीबा, पैरामीशियम, माइक्रोब्स जो भी आएंगे वो एक सेल वाले जीव हैं। इसके बाद बहुत सारे सेल वाले जीव बने, जिसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे जो हम लोग भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो कुछ जीवन है, लाइफ है, शुरुआत हुआ है जीवन का, वो सेल है, और सेल ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो जीवन की शुरुआत करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेल क्या है? सेल की परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो ये लिख सकते हैं, सेल यानी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी ये बहुत ही स्मॉलेस्ट है, और बहुत ही स्मॉलेस्ट होने का अर्थ है कि हम इसको माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं। तो इसका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और उसका एक स्पेशल वर्क यानी फंक्शनल जो होती रहती है, उसी को कहा गया है यूनिट ऑफ, यानी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। इसी को सेल कहा गया है। तो सेल के बारे में जानकारी आपको मिलना शुरू हो गया है कि सेल क्या है, ये किस रूप में इसको लिया गया है। तो आइए हम बात करते हैं सेल की पूरी बात करना, यानी सेल का जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम सेल के हर बात को बताना शुरू करेंगे।
सबसे बड़ी बात है कि दो चीज़ें और जान जाए, जैसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात हुई थी, उसी तरह यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात होगी। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, यानी इसका ये अर्थ है, अगर हम सभी का अर्थ से समझें तो कैरियोटिक दोनों चीज़ों में आया हुआ है। ये कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, कैरियन कहते हैं, और कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को ही हम कहते हैं कैरियन बोलते हैं। पुनः सुने, प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रोटियस, प्रोटियस से बना हुआ है। प्रोटियस का मतलब होता है प्राचीन, यानी सबसे शुरुआती जीवों का जो विकास हुआ था उसके अंदर जो न्यूक्लियस का स्थिति थी, यानी जो न्यूक्लियस जिस उसके शरीर में जो बना था वो कंप्लीट नहीं थी। एक छोटा सा डीएनए आरएनए के रूप में एक जेनेटिक मटेरियल बना हुआ था। यानी सबसे पुराने जीवों में प्रोकैरियोटिक, जिसको प्रो माने प्रोटियस यानी प्राचीन, और कैरियन कैरियोटिक यानी कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसके अंदर बहुत पुराना कैरियन है, बहुत प्राचीन कैरियन है, यानी सबसे शुरुआत के जीवों में वो कैरियन है। उस टाइप्स के हम बोलते हैं जीवों को प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया, यानी आप आगे पढ़ोगे मोनेरा किंगडम के बारे में, तो ये सब मोनेरा यानी सभी जो जीवाणु यानी माइक्रोब्स है, यानी बैक्टीरिया है, वो सब के सब आएंगे प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियस का जो वेरिएशन है, न्यूक्लियस का जो स्थिति है, एंड ओनली सिंगल स्ट्रैंड, ओनली सर्कुलर डीएनए या आरएनए, इस तरह जो है इनकम्प्लीट कैरियन फाउंड इन टाइप ऑफ सेल्स, सो प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ सेकेंड यूकैरियोटिक, यू माने वास्तव में रियल, यू माने होता है रियल में, कैरियन वही कैरियोटिक जिसके कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, जिसमें वास्तव में कैरियोटिक होती है, वास्तव में उसके अंदर न्यूक्लियस होती है, उसी को कहते हैं यूकैरियोट बोलते हैं। जैसे हम लोग यूकैरियोटिक है, यानी कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड या केंद्रक या न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके अंदर कंप्लीट होगा। यानी कंप्लीट होने का मतलब ये है कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर बाउंड्री होगा, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होगा, जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप बोलेंगे। इसके बाद न्यूक्लियर के अंदर का स्पेस जो होगा, इंक्लूजन जो जगह होती है, सरफेस बॉडी सरफेस जो होगी उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। इसके बाद उसके अंदर फाइबर की तरह बहुत सारे रेशा की तरह मिले होंगे, जिसको क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। बाद में वो कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम बनती है। ये क्रोमोसोम जो है डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, जीन वगैरह वगैरह तमाम बातें हैं जिससे ये भरकर बना हुआ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमारे सेल के वो क्या करते हैं, वो सेल को बनाने का काम करता है, जो बाद में आपको बताया जाएगा। तो इस तरह जो है आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको जानकारी दी गई है। अब आइए हम बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो भाग है, जो अंदर भाग है, यूकैरियोटिक के अंदर जो भाग है, किन किन भाग से को कौन से पार्ट है, किस पार्ट को क्या कहा जाता है, तो उसको ओवरऑल एक फ्रेमवर्क के रूप में समझिए। फ्रेमवर्क यानी फ्रेमवर्क का मतलब एक ढांचा बनाकर सीखा जाता है। कोई चीज़ को अगर पढ़ाई किया जाता है तो पहले हम उसका सिस्टम बना लें, पहले उसका क्रम बना लें कि किस क्रम से होते हुए वो ऐसा आया हुआ है। तो इसी तरह हर चीज़ में क्रम होनी चाहिए, सीक्वेंस। बिना सीक्वेंस की कोई भी एजुकेशन, कोई भी साइंस की चीज़ें नहीं समझ में आएगी। इसलिए सिस्टम जरूर आप अपनाया करें, सिस्टमेटिक ढंग से जरूर आप पढ़ाया करें। तो यानी कहने का मतलब कि हम सीधे सीधे हम यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो यानी हम इसको हटा दें तो केवल सेल की हम बात करें। यहाँ बात को समझ लीजिए, सेल का मतलब सेल समझ लीजिए। ये सेल की बात करें, ये सेल पहले दो मुख्य चीज़ों से घिरा हुआ है। वो दो मुख्य चीज़ों को आपको पहले हम बताएंगे। सेल जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, यानी फर्स्ट पार्ट जो होती है वो बाउंड्री लाइन की बात होगी, जिसमें बॉर्डर लाइन होती है।
यानी वो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, या हम इसको सिंपल सी बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। यहां पर एक बात और आकर रुकती है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंट है। वो डिफरेंट यहीं पर आ जाती है बात, सेल मेम्ब्रेन जो दोनों में पाया जाता है, पर इसके साथ प्लांट सेल के साथ एक नया बॉर्डर लाइन आ जाती है जो सेल मेम्ब्रेन से पहले यानी सेल मेम्ब्रेन के बाद यानी बाहर, सबसे बाहर वो सेल वाल पाया जाता है। सेल वाल, सेल का ये दीवार है, काफी टर्सरी यानी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी घेराव है उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यानी सबसे पहले हम सेल वाल, जो आपको बताया गया हो कि खास मटेरियल जो सेल्यूलोज से बना हुआ है, सेल्यूलोज से बना हुआ है। सेल्यूलोज इज ए बल्की कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज इज ए बल्की कार्बोहाइड्रेट सच दैट पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जानकारी अगर आप लोगों की होगी तो उसमें बांट दिया गया, सिंपल शुगर है, मोनोसैकेराइड है, डाई शुगर है, डाईसैकेराइड है, बहुत सारे शुगर, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं ना, बल्कि स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये सब क्या है, ये पॉलीसैकेराइड है। तो इस तरह हम उसको सबको एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। तो यहाँ सेल्यूलोज का बना हुआ चीज़ें हैं जो सेल वाल यानी ये प्लांट सेल में ओनली पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर ओनली सेल मेम्ब्रेन्स ही बना होता है। एक और यहाँ नाम इसके बारे में जान जाए, काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सेल मेम्ब्रेन है, काफ़ी माइक्रोस्कोपिक लेयरिंग, इलास्टिसिटी, थोड़ी सी खिंचाव करेंगे तो ये बढ़ जाएगी, रैप्चर होने के बाद दोबारा ये बन जाती है। स्पेशल टाइप का ये मेम्ब्रेन है, ये चीज़ों को सेलेक्ट करता है, एक सेल से दूसरे सेल, तीसरे सेल, कई सेलों में जाने के लिए चीज़ें एक, क्योंकि सारे सेल एक दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, सभी के सेल एक दूसरे सेल से, यानी एक सेल अगर बना है तो दूसरा जो इसके सेल बनेगा तो इसके पास ही दूसरा सेल न बनेगा, यानी ऐसे इसके पास 2 से 4 सेल यानी इसी के पास से सेल बनेगा। जो मटेरियल इस सेल के अंदर होनी चाहिए वो इनके अंदर भी होनी चाहिए, इनके अंदर भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ कमी है तो आर पार होगा, यानी एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल, ऐसे आर पार चीज़ें होते हैं, मटेरियल आर पार होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फिजिकली प्रोसेस भी होती है चीज़ों को ले जाने के लिए, वो बाद में आपको बताया जाएगा। भले उस चीज़ को हम मेंशन कर सकते हैं, एक को हम वहाँ पर ऑस्मोसिस नाम दे सकते हैं, दूसरा जो है डिफ्यूजन नाम दे सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, फिजिकली मैकेनिज्म है जो इस माध्यम से चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए दूसरे सेल के अंदर पहुंचता है, यानी सेलेक्टिव, यानी ये सेलेक्ट करता है चीज़ों को, ये सेलेक्ट करता है, इसलिए इसको एक नाम और दिया गया है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कुछ चीज़ों को प्रवेश कराएगा, बाकी को रोक देगा, जो जरूरत है उसी को प्रवेश कराएगा और बाकी को जाने नहीं देगा जहां उसकी जरूरत नहीं है। इस तरह ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इस तरह आप सेल मेम्ब्रेन बॉर्डर लाइन के बारे में जाने, उसकी कुछ खूबियों के भी बारे में जाने। ये बताने का मतलब ये है कि आप जब बुक पढ़ो तो आपको वो चीज़ आए सेल मेम्ब्रेन और पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ उसके अंदर बातें आएंगे, तो वो बात को सुनने रहोगे तो कहीं ना कहीं मैचिंग कराओगे बातों से तो समझ में और आने लगेगा। या दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म यानी सेल के बाद, अगर सेल के बाद दूसरा अगर कोई पावरफुल है तो वो है प्रोटोप्लाज्म। सेल को तो हम कह सकते हैं जीवन की ये इकाई है, यानी शुरुआत है जीवन की, लेकिन जीवन की इकाई के साथ जीवन को बरकरार रखना भी है, जीवन को बरकरार भी रखना है। वो बरकरार जो है आपका प्रोटोप्लाज्म करता है, क्योंकि ये जीवन का ये भौतिक आधार है और जीवन का ये यूनिट यानी फंडामेंटल यूनिट है। दोनों में अंतर, यानी भौतिक आधार यानी जो आप बिल्डिंग बनेगी, जो शरीर का जो बिल्डिंग बनेगी वो काफ़ी अच्छी बनेगी। प्रोटोप्लाज्म की वजह से काफ़ी शरीर की जो मकान शरीर रूपी बनता है वो प्रोटोप्लाज्म की वजह से होती है, यानी फिजिकली, यानी फिजिकल जो रूप, फिजिकल रूप से जो दिखाई दे रहा है वो प्रोटोप्लाज्म का वजह होती है। यानी कह सकते हैं कि जो जीवन की जो एनर्जी है
इन्हीं प्रोटोप्लाज्म में सस्टेन होता है, यानी मिला होता है। इसी के माध्यम से सारे चीज़ें, सारे क्रियाएं, मेटाबॉलिक क्रियाएं हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, केमिकल रिएक्शन हो, इनसे जरूर इन्हीं के माध्यम से संपन्न होता शुरू होगा, यानी स्टोर कर, सेल के अंदर ये स्टोर होता है। तो इस तरह प्रोटोप्लाज्म की बातें हो गई। तो इस तरह दो भाग हुआ, एक सेल मेम्ब्रेन की बात हो गई और दूसरा उसमें भरा हुआ लिक्विड पार्ट, उसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म हो गया। अब हम प्रोटोप्लाज्म को फिर लेके चलेंगे, क्योंकि लिक्विड पार्ट के बाद उसके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो काफ़ी लिविंग होते हैं, यानी कुछ प्रोटोप्लाज्म के अंदर लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। उसके आधार पर प्रोटोप्लाज्म को पुनः बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो यहाँ देखेंगे आप कि प्रोटोप्लाज्म दो भागों में यहाँ बांटा गया है। फर्स्ट, सेंटर में पाए जाने वाला न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं मैनेजर ऑफ सेल, ये सेल का देखभाल करता है, जैसा सेल चाहता है वैसा सेल ये बनाता है, इसलिए इसको मैनेजर ऑफ सेल बोलते हैं। क्योंकि यहाँ सेल का रिपेयर करता है। अगर एक सेल डैमेज होती है तो ये न्यूक्लियस का ही देन होगा कि दूसरा सेल उसको बनाए, या दूसरा सेल, तीसरा सेल, जो भी सेल बनाना होता है ये जिम्मेदार होता है। जैसा सेल होता है वैसा ही बनाने का आदेश देती है, इसलिए ये मैनेजर ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके बाद सेकेंड में जाएंगे तो ये सबसे अलग कर दिया गया है, जो जलीय विलयन है या लिक्विड टाइप के मटेरियल है, जो प्रोटोप्लाज्म में स्पेशल बात की गई है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, या हम एक और नाम बोल सकते हैं, साइटोसॉल भी बोल सकते हैं। ये प्लाज्म यानी लिक्विड पार्ट है, जो साइटो का मतलब होता है सेल, साइटोलॉजी यानी सेल, यानी सेल के अंदर प्लाज्मा, यानी इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इस तरह जो है प्रोटोप्लाज्म पुनः साइटोप्लाज्म के रूप में और न्यूक्लियस के रूप में इसको दोबारा आगे उनके पार्ट को पढ़ते हैं, यानी साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो न्यूक्लियस भी खास तरह के जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का मतलब डीएनए, ये डीएनए धन हिस्टोन प्रोटीन, आप जानते रहें हिस्टोन प्रोटीन, एंड मेन फंक्शनल यूनिट जिसको हम कहेंगे जीन, इनसे ये बना होता है। यानी जीन यानी सभी डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, ये फंक्शनल यूनिट जो जीन होता है ये बना होता है। ओवरऑल उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम बोलते हैं, यानी गुणसूत्र बोलते हैं, जो इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। यही गुणसूत्र क्रोमोसोम बोला जाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर पेयर में होती है, जोड़े में बना होता है, जो आगे चलकर इसको पुनः आपको डिटेल बताने का प्रयास किया। अब ये ओवरऑल आपको क्लासिफिकेशन यानी एक शॉर्ट यानी क्लासिफाइड करके आपको हर चीज़ को बताने का मैं प्रयास करता हूँ। इसको समझ लेंगे तो काफ़ी आपको कोई चीज़ समझने में आसानी पड़ेगी। तो इस तरह आपका न्यूक्लियस की बातें खत्म हुई। अब आगे हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्मिक, इसमें जो है कुछ ऐसे दो चीज़ होते हैं साइटोप्लाज्मिक, अगर हम लिखते हैं तो साइटोप्लाज्मिक बॉडी बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और ये जो है काफ़ी एक्टिव मूड में रहता है, ये सारे चीज़ें एक्टिव मूड में, एक्टिव फॉर्म में होता है, यानी हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिव के रूप में होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर यानी सेल से फिर अंदर सेल से बना हुआ फिर छोटे छोटे भाग, फिर छोटे छोटे अंग, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। और नेक्स्ट जो है आगे हम बात करेंगे इस साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, तो इसमें दो चीज़ों को अलग किया जाए। फिर एक को हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, और दूसरा बोलेंगे आपका सेल इंक्लूजन्स। यानी सेल इंक्लूजन का मतलब होता है ये जनरली जो है नॉन लिविंग होगा, जिसमें आप सेल इंक्लूजन बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल के रूप में यहाँ वैक्यूल की बात करेंगे, रिक्तिका जो खाली स्थान होती है, प्लांट सेल में बड़ा साइज की होती है, एनिमल सेल में ये छोटी साइज की होती है, वैक्यूल्स रिक्तिका होती है। इसके बाद स्टोरेज फूड, कुछ स्टोरेज फूड होंगे ऐसे स्टोरेज फूड होंगे।
अदरवाइज कोई आयंस होंगे, यानी कहने का मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो नॉन लिविंग होती है, जो स्टोर हुआ रहता है, जिसमें गैस के रूप में भी कुछ चीज़ें जो है स्टोर रहता है, यानी स्टोरेज चीज़ें होते हैं, यानी कोई ना कोई चीज़ें भरी रहते हैं, वो सेल इंक्लूजन बोलते हैं। बाकी यहाँ आते हैं फिर सेल ऑर्गेनेल के पास। सेल ऑर्गेनेल्स के पास आते हैं तो हम फिर ऊपर बढ़ देते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स यही जो है मेटाबॉलिक एक्टिव आर्गन होता है जो एक वर्क हमेशा ये वर्क करता है, जिसमें आपका सबसे पहले बात है उस सेल का पूरा फ्रेमवर्क, यानी एक सेल को बनाने के लिए कहीं ना कहीं ढांचे की जरूरत पड़ती है। कोई भी घर बनता है तो पहले एक ढांचे की जरूरत पड़ती है, तो यानी एक सेल को बनने के लिए ढांचे की जरूरत पड़ती है। उस ढांचे का सबसे शुरुआत करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ईपी बोल सकते हैं। ये ईपी दो तरह के होते हैं, ईपीआर होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईपीआर पूरा बोलेंगे। ये दो तरह के आपको इसमें बताया जाएगा, एक स्मूथ बताया जाएगा, एक रफ बताया जाएगा। स्मूथ माने चिकना, रफ माने खुरदरा होती है। क्यों खुरदरा होती है वो आगे चलकर आपको मेंशन की जाएगी। लेकिन जो चीज़ें उसके अंदर हैं सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, यानी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वर्क कर रहा है, इस सेल के अंदर वर्क कर रहा है कि नहीं, सेल सुचारू रूप से काम भी करे और आगे की घटनाओं के बारे में भी वो देखे कि क्या किया जा सकता है, आगे क्या बनाया जा सकता है। तो ये यानी हमेशा वो कार्य करता रहता है। इसलिए आगे हम बात करते हैं पुनः दूसरी आगे सेक्रेटरी, यानी कोई ना कोई सेक्रेट करेगा, चीज़ें सेक्रेट करना, एंजाइम्स को निकालना, कुछ और विशेष चीज़ों को निकालना जिसमें नए चीज़ें बनना, यानी एक कोई ना कोई चीज़ बनेगी। वहाँ पर गाल्जी बॉडी यानी गाल्जी अपरेटस के नाम सुने होंगे, अपरेटस या गाल्जी बॉडी कहेंगे वहाँ पर, या गाल्जी अपरेटस बोलते हैं। तीसरा जो है अगर हम बात करते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, जहाँ एटीपी का निर्माण होता है, यानी पावर हाउस की बात करेंगे तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है जो सेल को एनर्जी देता है एटीपी के फॉर्म में। इसके बाद आगे चलकर कुछ चीज़ें मेटाबॉलिक क्रियाओं की वजह से कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं, जहाँ पर उसको निकलना जरूरी होता है, या किसी के माध्यम से वो डाइजेस्ट होता है, तो वो लाइसोसोम के माध्यम से वो कंप्लीट पूरा की जाती है। इसके मतलब बॉडी में दूसरा सेल बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसको राइबोसोम बोलते हैं। ये राइबोसोम हो गया। इसके बाद सेल को दो भाग में करने के लिए सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। जो सेल को दो भाग करने के लिए बहुत ज़्यादा ये वर्क करता है, ये सेंट्रियोल्स हो गया। आगे चलकर अगर हम बात करें तो प्लांट में पाए जाने वाला प्लास्टिड के नाम सुने होंगे, जिसमें 3 तरह के प्लास्टिड होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है, भोजन अपना बनाने का काम करता है प्लांट, वो क्लोरोफिल कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन को छोड़कर जितने भी रंग के आते हैं उसको क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। और तीसरा जो है बिना रंग का होता है, यानी कोई रंग नहीं होती, कलरलेस होता है, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इस तरह जो है जो भोजन बनाने की जो जगह है, जिसको किचन कहेंगे, ये या तो ग्रीन होगा, ग्रीन को छोड़कर जितना भी कलर होगा ये होगा, हो सकता है ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, तब तरह तरह के पिगमेंट होते हैं, क्योंकि वो पिगमेंट है तो वो भोजन बनाने के लिए है। मान लीजिए हमारे यहाँ जो फ्लोरिंग प्लांट है वो ग्रीन होता है, तो हम लोग के यहाँ ग्रीन है तो ग्रीन वो भोजन बना रहा है, उस टाइप की ये क्लोरोप्लास्ट, ये बात जाए ओवरऑल इसको हम प्लास्टिड कहते हैं, जो प्लांट सेल में पाया जाता है, जो भोजन के बनाने में के लिए काम किया जाता है। इस तरह बहुत सारे और भी ऑर्गन्स है, बहुत सारे क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो काम करते हैं, जिसमें आपको और भी बताया जा सकता है सेंट्रीबेसल बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये भी आप जानते रहे, कम से कम आप नाम सुनते रहे, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आएगा, आपका सिलिया और फ्लैजिला जो छोटे छोटे जीवों में चलने के लिए रुएं की तरह सिलिया लगी रहती है, वो भी जो है कहीं ना कहीं सेल का भाग है। फ्लैजिला रहता है, यानी टेंटिकल की तरह फ्लैजिला लगता है, वो भी क्या है, सेल का भाग है, यानी उस सेल ऑर्गेनेल्स का भाग है। यानी मेनली जो है आपको
माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड और माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रियोल्स के बारे में जाननी है। तो आज जो है पूरी सेल के पूरे हिस्से को एक क्लासिफाई करके एक फ्रेमवर्क देकर आपको समझाने का प्रयास किया गया है होगा। उम्मीद है कि आप जरूर समझे होंगे और समझने का बार बार प्रयास करें। आज के लिए बस इतना सा। थैंक्स।